बहनों और भाइयों, बहुत धूप है, काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार कि इतनी देर से आप धूप में इंतजार किए। श्री देवेंद्र सिंह जी, आपके प्रत्याशी, श्री राम जी चकिया के प्रत्याशी, श्री बाजीराव खादी जी, श्री श्यामलाल जोगचंद जी, श्री धनंजय सिंह जी, सरिता पटेल जी, श्री धर्मेंद्र तिवारी जी, श्री रामजी गुप्ता जी और श्रीमती मधुराई जी और मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, मेरे साथियों, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। महादेव। अच्छा बताइए, चुनाव की सभा है, चुनाव की सभा है तो थोड़ी बहुत चुनाव की बातें करते हैं। बताइए, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? कड़वा तेल, कड़वा तेल महंगा हो गया है, 250 रुपए में मिल रहा है। एक दिहाड़ी कितनी है? 250 की दिहाड़ी और 250 का तेल। बढ़िया। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी कितने नौजवान हैं यहाँ? आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है? नहीं मिला। ठीक है, तो महंगाई समस्या है, बेरोजगारी समस्या है। मेरे किसान भाइयों, छुट्टा जानवर है, बड़ी समस्या है आपके लिए। आपको उपज का दाम नहीं मिल रहा, सही है ये? सही बात है। किसान कितने हैं यहाँ? बड़ी बड़ी समस्या है आपकी भी। और मेरी बहनें, आप महंगाई का सामना करती हैं, सबसे ज्यादा बोझ तो आप ही के कंधों पर है। घर संभालती हैं, खेती में काम करती हैं, घर पे जितने भी परिवार के सदस्य उनकी देखभाल करती हैं। तो मुख्य तौर से मैं ये धान नहीं खरीद रहे हैं, किसान बहुत परेशान है। और जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी हैं, वो भी परेशान हैं, वो भी कमा नहीं पा रहे हैं सरकार की नीतियों से। तो महंगाई, बेरोजगारी, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, उनकी समस्याएं, ये है ना आपकी समस्याएं? सही है? तो जब महंगाई आपके घर आती है तो क्या दरवाजा खटखटा के पूछती है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? नहीं पूछती, आ जाती है। हाँ? और जब बेरोजगारी आती है तो क्या बेरोजगारी पूछती है कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो? चलो ये मैं ये दरवाजा छोड़ देता हूं, मैं उसके घर चले जाता हूं। पूछती है बेरोजगारी? नहीं पूछती। ठीक है, तो जो छुट्टा जानवर आपका खेत चलता है, तो क्या पहले चलने से पहले पूछता है कि भाई ये किसका खेत है? ये हिंदू का खेत है या मुसलमान का खेत है? या ये कौन सी जाति का खेत है भाई कि मैं इसको चलूं या ना चलूं? कि चले जाता है? चले जाता है, नहीं पूछता। अच्छा, विकास आया, सड़क बन गई आपकी, क्या सड़क पे लिखते हैं कि इस पे सिर्फ एक धर्म, एक जाति के लोग चलेंगे? नहीं लिख सकते ना। मान लो अगर सड़क बन जाती है, अगर बिजली के तार लगते हैं, तो क्या वो तार कहीं किसी के घर पे पहुंचकर घूम जाते कि भाई इस धर्म के घर में हमें नहीं जाना, हम तो दूसरे घर में जाएंगे? क्या बोलता है तार ऐसे? नहीं ना, बिजली का तार है, सब जगह जाता है। उद्योग लगता है तो उद्योग के दरवाजे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि भाई सिर्फ इसी धर्म के लोग काम करेंगे यहाँ और दूसरों को नहीं काम देना हमें। नहीं होता ना ऐसे। तो अब मुझे बताओ कि ये जो तीनों दल के जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, भाजपा के
ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? इनको तो विकास लाना है, आपकी समस्याएं तो नहीं पूछती, आपकी धर्म आपकी जात। उनका समाधान भी नहीं पूछ रहा है, आपकी धर्म आपका जात आपकी जात। तो फिर ये नेता क्यों पूछ रहे हैं? ये नेता बार बार धर्म और जाति को क्यों उठा रहे हैं? जब ये विकास लाएंगे तो सबके लिए लाना पड़ेगा, है कि नहीं? समस्याएं सबके घर में आ रही है, तो धर्म और जाति का क्या मतलब है इस बीच? बताइए, कभी सोचा है इस बारे में? कभी सोचा है कि ये धर्म और जाति को बार बार उभारने से किसका फायदा हो रहा है? आपका पेट भर रहा है? आप रोजी रोटी कमा पा रहे हैं? ये पार्टियां जो कहती हैं कि आपके धर्म की रक्षा करेंगी, इन्होंने आपका पेट भरा है? आपके जीवन में पिछले 5 सालों से तरक्की आई है कि नहीं? आई है कि नहीं? नहीं आई ना, तो तरक्की नहीं आई, रोजगार नहीं दिए, आपको सशक्त नहीं बनाया, किसान के क्या उपज खरीदा नहीं जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और ये लोग वही बातें कर रहे हैं, धर्म जाति। आके आपसे धर्म की बात करेंगे, फिर कहेंगे कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि छोटे जानवर की समस्या है। इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति जो आपके धर्म की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इन्होंने समाधान ढूंढा ही नहीं आपकी समस्याओं का। इनकी नीतियों ने समस्या बना दी छोटे जानवर की। इन्होंने गौशालाएं बनाई, छत नहीं डाले, पानी नहीं दिया, चारा नहीं दिया। तमाम वीडियो पिछले साल फैले थे, जेसीबी से जिंदी गाय को उठाकर गाड़ रहे हैं, ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं, गाय सांस ले रही है, दिख रहा है, मिट्टी डाल रहे हैं उस पे। बड़े बड़े घाव है, लेटी है बेचारी, न खाना मिला है उसको, न चारा मिला है, न पानी। जंगली कुत्ते उसको खा रहे हैं, उसको नोच रहे हैं। यही है ना इनका धर्म? कैसा धर्म है ये? कैसा धर्म है ये इनका? ये सिर्फ राजनीति के लिए है ये धर्म। असली धार्मिक व्यक्ति जानता है, जिसके दिल में धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, वो नेता जिसके दिल में धर्म है, वो जानता है कि जनता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हर किताब में लिखा है, आप भगवत गीता को पढ़िए, आप कुरान शरीफ को पढ़िए, आप बौद्ध धर्म की किताबों को पढ़िए, जैन धर्म को सुनिए, किसी भी धर्म को देखिए, उसमें यही लिखा है कि नेता का सबसे बड़ा धर्म सेवा है। ये तो अपना धर्म ही भूल गए, एक औजार बन गया, एक हथियार बन गया इनके लिए, और वो भी उन्हीं के फायदे के लिए, जनता का ध्रुवीकरण करके, आपको अलग करके। यही तो फायदा उठा रहे हैं, नुकसान तो आपका हुआ जा रहा है। दशकों से आपके प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति चल रही है। आपका प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, आपका प्रदेश, मेरा प्रदेश, इसने तो देश को तमाम प्रधानमंत्री दिए, इसने देश को राजनीतिक दिशा दिखाई, इसने देश को आजादी दिलवाई। उत्तर प्रदेश के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने आजादी दिलवाई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान हैं, सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे उपजाऊ जमीन है, और आज उत्तर प्रदेश ही खाई में है। यहाँ के नौजवान तमाम बेरोजगार हैं, यहाँ के किसान परेशानियों से घिरे हुए हैं, यहाँ के व्यापारी कमा नहीं पा रहे हैं, यहाँ की महिलाएं असुरक्षित हैं, सशक्त नहीं है। ये कैसे हुआ? कभी आपने सवाल अपने आप से किया? ये आपका प्रदेश है, आपका देश है, आपकी जमीन है। कभी आपने अपने आप से पूछा है कि कहीं ऐसे हुआ कि क्या हमारी कोई भागीदारी थी इसमें? क्या हमसे कोई गलती हो गई? और मैं आज यहाँ खड़े होकर दिल से आपको कहना चाहती हूँ, आपसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे।
आपने धर्म और जाति के आधार पर राजनीति को बहुत बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? इन नेताओं को ये बात, ये एहसास हो गया कि भाई 5 साल बाद फिर से हम धार्मिक धर्म की बात कर लेंगे, हम जाति की बात कर लेंगे, इसी आधार पर तो हमें वोट मिल जाएगा। जनता तो भोली भाली है, हमारे जाल में फंसी जाएगी, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है? ये एहसास हो गया इन सब नेताओं को, तीनों पार्टियों का। सब नेताओं को यह एहसास हो गया कि भैया अब तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हमसे पूछेगी ही नहीं। हम जाएंगे धर्म के आधार पर उनके जज्बातों को उभार देंगे, जाति के आधार पर उनके जज्बातों को उभार देंगे, सत्ता मिल जाएगी, राज करेंगे। हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे हम राज और सत्ता में रहें, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का फायदा हो, जनता गरीब की गरीब रह जाए। ये भी एहसास हो गया है कि जब जनता गरीब रहती है, जब नौजवान बेरोजगार रहता है, जब पेट खाली रहता है नौजवान का, तो गुस्सा ज्यादा होता है, निराशा ज्यादा होती है, दुख ज्यादा होता है। और कोई भी माँ बाप बता देगा आपको, जिसका 20-25 साल का बच्चा हो, मेरे हैं, मैं बता देती हूँ कि जब बच्चा व्यस्त होता है, पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, कमा रहा है, तब सही रहता है। जब कमा नहीं पा रहा है, घर पे आलसी है, बैठा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, तब उसको फुसलाना, उसको गुमराह करना बहुत आसान है। उसके जज्बातों पर के आधार पर कोई भी उससे कुछ करा सकता है, गलत काम में चले जाएगा, गलत चीज करेगा, क्योंकि वो बेरोजगार है, व्यस्त नहीं है। कोई भी माँ बाप बता देगा। तो क्या आप सोचते कि ये नेता नहीं समझते ये बात? क्या आप सोचते कि ये इतने सालों में ये नहीं समझ गए कि नौजवान बेरोजगार रहेगा तभी तो इसको फुसला पाएंगे, तभी तो इसकी टोलियां बनाएंगे और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इसको हम उकसाएंगे और इसके जज्बातों को उभार कर हम वोट लेंगे, मोटरसाइकिलें दे देंगे, झंडे लेंगे, घूमेंगे, सब जगह नारेबाजी करेंगे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को के जज्बातों को उभारेंगे और वोट मिल जाएगा हमको। क्या आप समझते हैं ये समझे नहीं है? अरे सब जानते हैं, ये सब जान गए हैं कि यही रास्ता है सत्ता का। एक जमाने में नेता समझते थे कि सेवा करनी है, अगर हम विकास नहीं लाए, मेरे पिताजी समझते थे, मैंने अमेठी में देखा, सांसद थे, प्रधानमंत्री बने, चले जाते थे गांव के अंदर, प्रधानमंत्री होते हुए अपनी जीप चला के चले जाते थे, और जनता पूछती थी, प्रधानमंत्री थे लेकिन जनता पूछती थी कि राजीव भैया हमारी सड़क क्यों नहीं कराई, अभी हमारे खंबे लग गए लेकिन तार नहीं डलवाई आपने, इतने महीने हो गए, डलवाइए। वो समझते थे कि जनता पूछेगी, जनता के सामने जवाबदेह बनना पड़ेगा, इसलिए काम करना पड़ेगा। अब क्या हुआ उसके बाद? दशक गुजर गए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कभी बसपा आई, कभी समाजवादी दल आए, कभी भाजपा आई, और सब जान गए कि अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा, अब तो वोट लेने का रास्ता कुछ और हो गया, सत्ता का रास्ता कुछ और हो गया, जवाबदेही है ही नहीं, कोई अपने आप को जिम्मेदार समझता ही नहीं है आपके प्रति। यहाँ किसान परेशान है, ये कानून ला रहे किसानों के लिए कि किसान मेहनत करेगा, किसान का खून पसीना बहेगा अपना, और अपने उद्योगपति मित्रों का फायदा होगा, किसान नहीं कमाएगा उस खून पसीने से। यहाँ ऐसी नीतियां बन रही हैं जो सारे रोजगार, जैसे आपने कहा, सारे रोजगार बिक रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पंडित नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस की सरकारों ने बनाई, जो रोजगार देती थी, जो आपके लिए बनी गई थी, आपकी संपत्ति थी, वो भी सारी बेच डाली अपने दोस्तों को। खुद 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं, आपने देखा होगा। आजकल ही आए हैं ना, 5 सालों में तो नहीं दिखे, एक आध उद्घाटन कर लिया होगा। अब 3 दिन आ गए वाराणसी चुनाव के समय, अपने बड़े हवाई जहाज में 16,000 करोड़ का
कि 2 हवाई जहाज हैं इनके, और पूरे देश के गन्ने का बकाया 14,000 करोड़ है। आप वो बकाया नहीं दे पाए, लेकिन अपने लिए आपने उतने का ही 2 हवाई जहाज खरीद लिया, और उसमें आप घूम रहे पूरी दुनिया। आपकी ये हिम्मत हो गई है, आपने इतनी हिम्मत दे दी है भाई और बहनों, मैं क्या कहूं आपसे। आपने हिम्मत इतनी दे दी है कि आपके सामने मंच में खड़े होकर कह सकते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि आपके छुट्टे जानवर की समस्या है। इनकी सरकार 5 सालों से और इनको मालूम नहीं। आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जिस मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को लखीमपुर खेड़ी में अपनी जीप के नीचे खुलेआम कुचल डाला, उस मंत्री को अपने मंच पर अपने साथ रखते हैं, उस मंत्री के बेटे को रिहा कर दिया, उसकी जमानत करा दी। आपने इतनी हिम्मत दे दी है, आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि आपको गरीब रखने की हिम्मत हो गई है इनकी। आपके लिए काम करना नहीं चाहते और अब खुलेआम कहते हैं। आपके सामने चुनाव के समय आपकी समस्याओं की बात नहीं होती, बुलडोजर की बात होती है। तो बुलडोजर चलाए आपके क्षेत्र की माफिया पे, चलाए, क्यों नहीं चलाए इन पे? किसके संरक्षण में काम कर रही है यहां की माफियाएं? इनके संरक्षण में चल रही हैं, इन पर बुलडोजर कभी नहीं चलेगा। समझे आप? इनकी सारी नीतियां सिर्फ अमीरों के लिए हैं। ये बुलडोजर, ये बड़ी बड़ी बातें, ये सब गरीबों के लिए हैं। गरीबों को गरीब रखने की बातें हैं। आपका विकास कोई नहीं चाहता। आपकी आजादी के लिए जब लड़े नहीं, जब शहीद नहीं हुए, जब खून नहीं बहाया इस देश की जमीन के लिए, तो कैसे समझेंगे कि आजादी क्या होती है? कांग्रेस के नेताओं ने और आपके पूर्वजों ने इस देश को आजाद बनाया। इस देश के किसानों ने, जब तक इस देश का एक एक नौजवान अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा, तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। ये होती है आजादी। आज आप सबको गुलाम बनाया जा रहा है। आज ये राजनीतिक दल जो समझ गए हैं कि आपके जज्बातों पर और के आधार पर ये फूल रहे हैं, फल सकते हैं, इनकी तरक्की हो सकती है, ये आपकी तरक्की नहीं करना चाहते और आप किसी वजह से समझ ही नहीं रहे हैं। आप आंखें मूंद कर इनको वोट दे देते हैं। कोई कहता है इस धर्म का, कोई कहता है उस धर्म का, कोई कहता है इस जाति का। बर्बाद कौन हो रहा है? ये बर्बाद हो रहे हैं। ये तो बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। इनके बच्चे तो विकसित हो रहे हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं। जिनके बच्चे नहीं है उनके दोस्त विकसित हो रहे हैं। 1000 करोड़ कमा रहे हैं एक दिन में। 1000 करोड़ एक उद्योगपति कमा रहा है, प्रधानमंत्री का करीबी दोस्त, और यहां किसान 27 रुपए नहीं कमा पा रहा है। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि इसमें आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने बहुत बड़ी गलती की है, इस गलती को सुधारो। अगर इस गलती को नहीं सुधारोगे 5 साल और भुगतोगे। आज इस सरकार ने 12 लाख रोजगार खाली रखे हुए हैं 5 सालों से। नियत समझिए इनकी, 5 सालों से 12 लाख रोजगार खाली है, इन्होंने भरे नहीं। अगर मैं इस मीटिंग में पूछूं कि कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं और वो हाथ उठाएं, यहां पे हजारों दिख जाएंगे। क्या उनको दिखे नहीं? क्या योगी जी को दिखे नहीं? मोदी जी कहते हैं उन्होंने लखपति बनाए हुए हैं यूपी में, कि पूरा यूपी लखपतियों से भरा है। इतनी हिम्मत दे दी आपने। अरे जो नेता कभी गांव नहीं गया देखने के लिए कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो कह रहा है कि लखपति बनाए हैं। मैं तो हर गांव जाती हूँ, जिले जिले में जाती हूँ, गांव गांव जाती हूँ, मुझे कोई लखपति नहीं दिखता, सिर्फ गरीबी दिखती है। इतनी हिम्मत दे दी है आपने कि ये कहते हैं कि हमने एहसान किया है जनता पे, जनता ने हमारा नमक खाया। मंच पे खड़े होकर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपने उनका नमक खाया है क्योंकि उन्होंने आपको एक राशन का बोरा पकड़ा दिया, मुफ्त राशन का बोरा। क्या कांग्रेस पार्टी के जमाने में आपको 2-3 रुपए में राशन मिल जाता था? आज के जमाने में उसी को मुफ्त कहिए।
कौन सा बड़ा एहसान कर दिया आपने? ये तो आपका हक है। ये तो सबसे कम जो कर सकता था आपके लिए वो यही था कि आपको एक राशन का बोरा पकड़ा दे। उनका कर्तव्य क्या था आपके प्रति, उनकी जिम्मेदारी क्या थी आपके प्रति? उनकी जिम्मेदारी थी कि आपको रोजगार देते, ये 12 लाख पद जो खाली पड़े इनको भरते, ये उद्योग जो इस देश की संपत्ति है उनको जिंदा रखकर आपको रोजगार दिलवाते। ये छोटे दुकानदार, ये किसान, ये छोटे उद्योगपति, ये छोटे कारोबारी, व्यापारी, इनको मजबूत करते ताकि ये रोजगार दिलवा पाते। ये महिलाएं जो महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं, इनको सशक्त बनाते, इनकी शिक्षा कराते, इनको रोजगार दिलवाते ताकि ये भी कमाती, इनकी सेहत के लिए कुछ करते। ये थी इनकी जिम्मेदारियां। पल्ला झाड़ लिए, धर्म और जाति को पकड़ लिए और अब कहते हैं कि एक बोरी राशन देने से बहुत बड़ा काम कर लिया आपके लिए। समझ लीजिए आपके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और बदल डालिए यहाँ की राजनीति। मौका है आपके सामने। एक ऐसी पार्टी को सत्ता में लाइए जो आपके लिए काम करे, जिसके नेता समझे कि आपकी समस्याएं क्या हैं, सुलझाना कैसे है। ये छुट्टे जानवर की समस्या लीजिए, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या थी ये। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये गौशालाएं नहीं बनाई जिसमें गाय मर रही है। उन्होंने जनता से कहा, देखिए आप छुट्टे जानवर का देखभाल करो अपने घर में, सरकार आपसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी, ठीक है? सरकार उस गोबर का इस्तेमाल करेगी गोबर गैस बनाने में और उससे अच्छा खाद बना के आपको दिलवाएगी। इससे क्या हुआ? समस्या ही नहीं रही। समस्या ही नहीं रही बहनों और भाइयों, उसका समाधान निकल गया। जनता ने छुट्टे जानवर को घर में रख लिया, जनता उसको रखने से, उसका देखभाल करने से कमाने लगी और उसके गोबर से गोबर गैस बनने लगी। आपकी सुविधा हो गई, समाधान हो गया। क्यों, कैसे? क्योंकि वहां छत्तीसगढ़ में सही राजनीति चल रही है, विकास की राजनीति चल रही है, नियत सही है सरकार की। वहां के मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा 2-3 दिन पहले, यूपी में चुनाव के प्रचार के लिए आए थे, कुछ व्यापारियों ने उनसे कहा कि 2 सालों से मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ में तो ये हो ही नहीं सकता। अगर एक व्यापारियों का समूह मेरे से मिलना चाहे और 2 सालों से मैं न मिलूं तो मैं जानता हूं कि मेरे लिए मुश्किल पैदा होगी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि चुनाव और इन लोगों की समस्याओं से कोई ताल्लुक ही नहीं है। चुनाव के तो धर्म के आधार पर जीतना चाहते हो, तो जब कोई समस्या लेकर आ रहा है उसको नकारा जाता है, उसको मिलने की जरूरत नहीं है। कोई आशा बहू जाती है, अपना दरख्वास्त लेके उसको पीटा जाता है। कोई स्टूडेंट जाता है, अपनी परीक्षा दी है उसने, वो मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, उसको पीटा जाता है। तानाशाही चल गई। तो सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। हम कह रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में छुट्टे जानवर की समस्या को हल करने की योजना बनाई है वो हम यूपी में बनाना चाहते हैं। हम आपसे 2 रुपए में गोबर खरीदेंगे ताकि आपकी ये समस्या खत्म हो जाए। हम कह रहे हैं कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा जैसे पहले कांग्रेस की सरकारों ने किया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गेहूं और धान 2500 रुपए में खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में आज के दिन खरीद रहे हैं हम। आज के दिन जब आपको 1000-1200 मिल रहा है, उनको 2500 मिल रहा है। गन्ना 400 में खरीदा जाएगा। आपकी जो बड़ी बड़ी बिजली के बिल हैं उनको आधा किया जाएगा। जो कोरोना के समय जो व्यापारी, जो छोटे व्यापारियों के बड़े बड़े बकाये थे, जो सबसे ज्यादा परेशान हैं, उनके बकाये साफ किए जाएंगे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए 8 लाख सरकारी रोजगार सिर्फ महिलाओं को दिए जाएंगे।
25% पुलिस में भर्तियां महिलाओं की होंगी। आप पर अत्याचार होगा, कोई एफआईआर नहीं दर्ज करना चाहता, 10 दिन गुजर गए, उनका कानून लाएंगे हम कि उसका सस्पेंशन हो। आपका एफआईआर आपके अपराधियों के खिलाफ दर्ज करना पड़ेगा उन्हें। समझ गए? आज नहीं करते हैं। आज जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो पुलिस और प्रशासन अपराधी को मदद करती है, क्योंकि हमेशा अपराधी सत्ता से जुड़ा होता है। तो ये हम बदलेंगे। हम महिलाओं को, छात्राओं को मोबाइल फोन मुफ्त देंगे, स्कूटी मुफ्त देंगे ताकि आपको सुविधा हो। हम आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपए का मानदेय देंगे। विकलांग पेंशन को 3,000 रुपए बनाएंगे। जो सबसे गरीब परिवार है उनको 25,000 रुपए मिलेंगे, जिन्होंने कोरोना का सबसे ज्यादा मार सहा है। छुट्टे जानवर से आपको नुकसान हुआ, 3,000 रुपए प्रति एकड़ आपको मुआवजा मिलेगा। नौजवान बहनों और भाइयों, 20 लाख सरकारी रोजगार आपके लिए तैयार करेंगे। 12 लाख रोजगार जो पद खाली है पहले वो भरेंगे और 8 लाख हम आपके हुनर से बनाएंगे। अगर आप छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको सरकार 5 लाख रुपए 1% ब्याज में देंगे। खास तौर से अगर आप पिछड़ी, अति पिछड़ी या दलित जाति के हों, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। ये जो परीक्षाएं हैं जिसमें इतना भ्रष्टाचार हो गया है, जिसके वजह से नौजवानों के करियर बर्बाद हो रहे हैं, साल बर्बाद हो रहे हैं, इसको हम इस प्रक्रिया को हम ठीक करेंगे, पारदर्शी बनाएंगे। इसमें जिस दिन आप परीक्षा लोगे उस दिन से 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होगी। एक कानून लाएंगे और अगर किसी ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक पूरा कैलेंडर बनेगा। एक भी सरकारी ये परीक्षा फीस के साथ नहीं दी जाएगी, ये मुफ्त होगी, सारी मुफ्त होंगी। और अगर यहां से आपको लखनऊ या दिल्ली जाना पड़े परीक्षा देने के लिए तो आपका टिकट भी फ्री मिलेगा। हम ये सब काम करना चाहते हैं आपके लिए। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम आपको खड़ा करना चाहते हैं अपने पैरों पे। हम चाहते हैं कि आप गरीब ना रहें। हम चाहते हैं कि आप आजाद हो, आजादी पाएं इस गरीबी से। हम चाहते हैं कि आपका क्षेत्र आगे बढ़े। आपने देखा है कि यहाँ जितने काम हुए थे कांग्रेस के जमाने में हुए, उसके बाद कहाँ हुए हैं? जितने उद्योग लगे, नहरों का, अपनी नहरों की जाल यहाँ पे बिछाई गई, सड़कों की उस समय से बिछाई गई, उसके बाद क्या हुआ यहाँ? क्योंकि नीति सही होनी चाहिए नेताओं की, राजनीतिक दलों की और सरकारों की। तो आप बात समझिए, ये गलती जो आप बार बार करे जा रहे हैं ना, ये बंद करिए, खत्म करिए इसको। अब आके खोलकर अपना वोट दीजिए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई है, आप विश्वास करते हो कि हाँ हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हमने महिलाओं के लिए एक अलग विधान तैयार किया है, एक अलग योजना, पूरी एक खाका तैयार किया है युवाओं के लिए, किसानों के लिए। अगर आप सोचते हैं, आपको विश्वास है कि हम करना चाहते हैं तो हमें वोट दो। और अगर हमने 5 सालों में नहीं किया तो हमें भी खदेड़ दो। लेकिन पहले इनको तो खदेड़ो जो आपका इस्तेमाल करके बैठे हुए राज कर रहे हैं। मन बना लो, बहुत हो गया है, बहुत इस्तेमाल हो गया है आपका। आपके जज्बातों पर इन्होंने आपसे सत्ता छीनी है। जो सत्ता आपने उधार में ली है ना, वो वापस ले लो, ब्याज के साथ। उधार में दी है सत्ता आपने, अब इनसे काम कराओ। और अगर काम नहीं करते, निकालो। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए काम करना चाहती है। एक बार परख के तो देखो, एक बार कोशिश तो करो, सरकार बनाओ, देखो कितना विकास आता है आपके क्षेत्र में। आपका प्रदेश सबसे आगे होना चाहिए। आपकी जमीन है, आपकी जिम्मेदारी है, इसे पूरी तरह से समझिए। अब इसको बर्बाद मत होने दीजिए। यही बातें करने के लिए मैं यहाँ आई थी। आपने बहुत ध्यान से बातें सुनी है, मैंने देखा। अब इन बातों को अपने दिल में रखो,
खास तौर से मेरी बहनें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां आपकी तरह संघर्ष करें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटियां सशक्त बने, तो सिर्फ कांग्रेस उनको सशक्त बनाने का काम करेगी। तो देखिए, यहां पे आपके प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जी हैं, चकिया से, सकलडिया से देवेंद्र सिंह जी हैं, चकिया से राम सुमेर राम जी हैं। इनको आगे बढ़ाकर आप अपने भविष्य को मजबूत बना रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी ध्यान से बातें सुनी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।